2023 की परीक्षा में रसायन विज्ञान का जो पेपर 4 तारीख फरवरी की 4 तारीख 2023 में आपका हुआ था, उस पेपर का जो सेट 347 सीबी जो सेट आप देख रहे हो, इस सेट में जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं। आप अपने जो पेपर में जो क्वेश्चन करके आए थे उन्हें चेक करें। तो इसका जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प को चुनना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना है वो कैसी होती है। पहले पर दिया हुआ है काय केंद्रित घन बीसीसी बोलते हैं, फलक केंद्रित घन एफसीसी बोलते हैं, ऑर्थोरॉम्बिक और चतुष्कोणीय। तो इसका जो पहले का जो के का जो आंसर है वो आपका लिखा हुआ है फलक केंद्रित घन यानी कि एफसीसी, सेकंड इसका पॉइंट है, तो इस सेकंड आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है Fe2O3 XH2O के कोलाइडिक कण पर आवेश होता है, तो इस पर जो आवेश होता है वो कोई आवेश नहीं होता है। जो क्वेश्चन नंबर ग है इसका वो है साधन ताप पर सल्फर का अनुसूत्र। तो हमें दिया हुआ है सल्फर के जो अनुसूत्र दिए हुए हैं S2, S4, S6 और S8 दिए हुए हैं। साधारण ताप पर जो होता है वो S8 होता है, तो इसका जो है वो S8 आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग जो है वो दिया हुआ है जी खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है। तो आप सभी जानते हो जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑयली होते हैं, उन सभी के अंदर आप चिप्स की थैली हो उन सभी के अंदर आपकी गैस भरी होती है नाइट्रोजन, तो इसका जो पार्ट है वो थर्ड सही है। उसके बाद में क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है वो आपका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट है। उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो इसमें कौन सा है, दिए हुए हैं सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल, इनमें कौन सा है जो आपका वैद्युत अपघट्य नहीं है, तो वो आपका होता है यूरिया, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो सही है। इसके बाद में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है के 2 रागी तथा 2 विरागी कोलाइडों के नाम लिखने हैं। तो 2 रागी 2 विरागी कोलाइडों के नाम में नंबर 1 आप देखते हो कि रागी कोलाइड हो गए आपके गोंद, स्टार्च और प्रोटीन। उसके बाद में विरागी कोलाइड है आपके सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, सोना सॉल बोलते हैं, और प्लेटिनम सॉल। ये आपके द्रव विरागी जो धातु होते हैं उन धातु के जो सॉल होते हैं वो आपके विरागी कोलाइड होते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 है हॉर्डी-सुल्जे नियम का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको दिया हुआ हॉर्डी-सुल्जे नियम क्या है, किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। तो उदाहरण दिया हुआ है Al की +3 है, Ba की +2 है, Na की +1 है। तो Al की संयोजकता 3 है, Ba की 2 है, Na की 1 है, तो 1 की जो Na की स्कंदन शक्ति होगी सबसे कम होगी, जिसकी संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। ये दूसरा दिया हुआ है P4 की -3 की स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी, SO4 की इससे कम होगी और Cl -1 की इससे कम होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन संख्या पर डिपेंड नहीं करती, संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता जितनी ज्यादा होगी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। उसके नंबर जो ग क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है प्रतिप्रासन का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस ग का जो आंसर है प्रतिप्रासन का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिप्रासन किसे कहते हैं, विलायक एवं विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर जाना प्रतिप्रासन कहलाता है, और इसका उपयोग समुद्र पानी को जो पीने का योग्य बनाने में हम करते हैं। उसके बाद इसका जो घ है इसमें 2 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड के नाइट्रिक अम्ल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। तो बेंजल्डिहाइड के नाइट्रिक में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल होता है
वो होता है नाइट्रोनियम आयन, जिसे नाइट्राइल कैटायन यानी कि नाइट्रोलियम आयन कहते हैं, NO2+2। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है एक डाइसैकेराइड का नाम और अनुसूत्र लिखिए। तो डाइसैकेराइड आप देखते हो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो सुक्रोज का आपका सूत्र भी लिखना है, तो आप होगे C12H22O11। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है। इसमें जो आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है उपसय संयोजन यौगिक तथा द्विकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, उपसय संयोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? वे यौगिक जिनमें कोई परमाणु या आयन उसको घेरे हुए अणुओं या धनायनों के व्यूह से जुड़ा होता है। बहुत से धातु युक्त यौगिक उपसय संयोजक यौगिक हैं। जैसे आपको दिया हुआ है K4FeCN6। और द्विकलन किन्हें कहते हैं? एक द्विकलवन दो लवण का एक मिश्रण होता है, दो लवण का मिश्रण होता है ये, जो पानी में विघटित होने पर धातु आयनों के दो प्रकार देता है। जैसे कि फिटकरी होती है आपकी, उदाहरण K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसके बाद आपका जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है NiCN की होल 4 की -2 में निकल पर संकरण हमें निकालना है। तो संकरण निकालना है इस पर। तो इस पर जो संकरण निकल के आता है, हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इसमें संकरण आप देखते हो बनाने के बाद में DsP2 संकरण आता है निकलकर। उसके बाद में इसका जो गैस क्वेश्चन है, सिल्वर CCP जालक बनता है, इसके एकक कोष्ठक के कोर की लंबाई ये है और सिल्वर के घनत्व की गणना करनी है। Ag का परमाणु भार 108 दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है ये थर्ड का आपका जो है वो गे पार्ट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है T12 = 0.693/K होता है। उसके बाद घ क्वेश्चन पूछता है K4FeCN की होल 6 में Fe की ऑक्सीजन संख्या और समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो ऑक्सीजन संख्या निकल के आती है वो 2 होती है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उसका फर्स्ट पार्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है, निकल चुका है, तो आपके पास कितना बचता है? 1%। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आप जानते हो स्टार्टिंग में जो लेते हैं वो ए होता है, हमने 100% लिया, आपके पास जब अभिक्रिया नहीं हुई थी तो आपके पास 100% पूरा का पूरा आपके पास था। जब अभिक्रिया होती है 100 सेकंड बाद, तो उसका 99% निकलने के बाद x जो होता है वो 99 है, और ये 100 से जब आप 99 माइनस करोगे तो आपके पास 1 बचता है। तो आपको निकालना है k। तो k क्या होता है? k हमारा कहलाता है वेग स्थिरांक। तो k इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2.303/t इंटू लॉग a/a-x। तो t की जो वैल्यू आपके पास दी हुई है 100, लॉग a की वैल्यू आपके पास है 100 और a-x की वैल्यू आपने निकाली 1। तो 100 में 1 से भाग दोगे 1, तो k इक्वल टू 2.303/100 और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। और आप जानते हो जब इसे हम 10 की पावर 2 लिखेंगे तो घात आगे आ जाती है, तो ये आगे आ गई, तो log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और 2 से आप 100 को डिवाइड करोगे 50 बार और 50 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आता है। उसके बाद अगर आपको इसका मात्रक लिखना है तो मात्रक भी आप सकते हो, प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। यहां पे मिनट दिया हुआ है तो प्रति मिनट लिखोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड यानी कि ख पार्ट है, उसमें निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट करना है। उसमें नंबर 1 है चालक, तो नंबर 2 पर है सेल नियतांक। तो पहले चालक तो देखते हैं। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को हम चालक तो कहते हैं, और इससे जी से प्रेस करते हैं वो इक्वल टू 1/r होता है, और इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स या सीमेंस होता है। उसके बाद सेल नियतांक किसे कहते हैं?
किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे हम सेल नियतांक कहते हैं। इसका मात्रा होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपका सेकंड पार्ट है। उसके बाद जो गे पार्ट है वो हमें दिया हुआ है कि सिल्वर सीसी उजालक है, इसके एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई दी हुई है 408.6। तो ये जो वैल्यू होती है एक ही होती है। उसके बाद सिल्वर के घनत्व की गणना करनी है और जो सिल्वर का घनत्व है हमारे पास, जो सिल्वर का घनत्व है वो निकालना है और Ag का जो परमाणु भार है वो 108 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है ये Z इंटू एम अपॉन ए की क्यूब इंटू एन नॉट। जो एन नॉट होता है ये आवोगाद्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 10 की पावर 23। Z हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं 4 होती है इसकी वैल्यू, और इसके बाद में ए की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, पीएम में दी हुई है। तो पीएम में पहले आप 10 की -12 से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। इसको रखने के बाद में आप जब सोल्व करोगे तो आंसर निकल आता है 10.5। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो 27 डिग्री सी ताप पर यूरिया के प्राशन दाब निकालना है, अनुभार दिया हुआ है 60। तो हमें दिखाना टी जब हम इसमें यूज करते हैं तो कैलोरी में चेंज करना है। तो आपको 27 डिग्री से दिया हुआ है, इसमें 273 आप जोड़ोगे तो आपके पास आता है 300 केल्विन। उसके बाद हमारा अनुभार दिया हुआ है एम की जो वैल्यू है वो 60 है और आर की वैल्यू जो दी हुई है वो ये है। और हम जानते हैं पी इक्वल होता है W अपॉन एम इंटू आर टी अपॉन वी। W अपॉन वी हम निकालते हैं सबसे पहले, एम हमारे पास है, आर हमारे पास है, टी। तो W अपॉन वी कैसे निकालोगे? 100 ml में जो यूरिया का भार है वो 5 है, तो 1 ml में कितना होगा? 5/100। तो 1000 में कितना होगा? 5/100 इंटू 1000। तो इससे आपकी 2 जीरो कैंसिल होने के बाद में आपको आता है 50। तो जो W अपॉन वी की वैल्यू है वो 50 है और M की वैल्यू आपके पास 60, R की वैल्यू है ये और T की वैल्यू आपने निकाली है 300। सोल्व करोगे तो 20.525 के लगभग आता है निकल के। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पहला क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्वों की 4 विशेषताएं हमें लिखनी है। तो हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी 4 विशेषता लिखनी है। हम जानते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, उनकी संयुक्ता कंटिन्यू बदलती रहती है। उसके बाद इनकी जो अंतिम 2 कोषों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1 s² p6 और d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे जो लास्ट कक्षा होती है ns की 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 3, ये चुंबकीय गुण रखते हैं क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, संक्रमण तत्वों में आयनन विभव का परिवर्तन का गुण होता है, इनका जो आयनन विभव है वो परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद जो ख क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? तो जो फिनॉल होता है वो अपना एल्कोहल में जो हाइड्रोजन होता है उपस्थित उसे निकालकर फिनॉक्साइड बनाता है, अतः यह अम्लीय होता है। जबकि एथिल एल्कोहल ऐसा नहीं करता, इसलिए एथिल एल्कोहल लगभग उदासीन होता है। उसके बाद गे क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ है, इसका आईपीएस नाम लिखना है और गे में 3 क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप जानते हो कि जो इसका आईपीएस नाम होता है वो 1, 2, 3 ये आपका प्रोपेन है और इधर है 1, 2 इथॉक्सी। ये आपका होगा इथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम है एथॉक्सी प्रोपेन। उसके बाद जो आपका इसका सेकंड पार्ट है, जो गे का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है कि चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां किन्हें कहते हैं? जब द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत के 3 गोलों के मध्य त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर होता है तो एक नई रिक्ति का निर्माण होता है, जिसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl विलयन में किसका प्राशन दाब अधिक होता है? तो हम जानते हैं कि इन दोनों में की जो मोलता है वो आपकी 0.1 ही है। यूरिया का अनुभार होता है 60
और NaCl का अनुभार होता है 58.5। तो NaCl का अनुभार कम है तो NaCl विलयन का प्रसंदाव अधिक होगा, क्योंकि समान परिस्थितियों में NaCl का अनुभार कम है। इसी कारण क्योंकि ऑल सभी परिस्थिति समान होंगी और इनके अनुभार यूरिया का अधिक है, NaCl का कम है, इसलिए इसका प्रसंदाव अधिक होगा। उसके बाद जो गह क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 5 का, वो दिया हुआ है एथिलेमीन से निम्नलिखित की अभिक्रिया लिखनी है। तो जब एथिलेमीन HNO2 से के साथ रिएक्ट करता है NaNO2HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो हमारा बनता है C2H5N2Cl, जो जल से रिएक्शन करने के बाद में आपका निकल जाता है N2 और आपका बन जाता है एक HCl भी निकलता है, यहां पर आपका HCl भी बाहर निकलता है और आपका बन जाता है C2H5OH इथाइल एल्कोहल। उसके बाद हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन करते हैं, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। तो आपके पास जब एथिलेमीन रिएक्टर करता है तो आपका बनता है ये रिएक्शन है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या पार्ट है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। NaNO2 तथा H2SO4 की अभिक्रिया। तो जब NaNO2 रिएक्शन करता था Na2SO4 बनता है आपका और HNO3 आपका बनता है। उसके बाद में दिया हुआ है हमारे पास है I2 की HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो I2 HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो आयोडिक अम्ल बनाता है HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। उसके बाद जो थर्ड है वो नाइट्रिक अम्ल और जस्ते की अभिक्रिया करनी है। नाइट्रिक अम्ल जब जस्ते से रिएक्शन करता है तो H2O, जिंक नाइट्रेट और NH4NO3 बनता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है इसका जो 6 का फर्स्ट पार्ट का के का, या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर क्या है, नंबर फर्स्ट, वैद्युत विसर्जन विधि द्वारा ओजोन गैस के निर्माण की विधि को समझाना है। तो जब शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो ओजोन गैस बनती है। O2 आपकी नीरव शुष्क गैस है और इससे हमारा निर्माण होता है O3 का। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें लेड सल्फाइड की ओजोन से क्रिया करनी है। लेड सल्फाइड जब आपको ओजोन से क्रिया करता है तो लेड सल्फेट बनता है PbSO4 और जब लेड जो है हमारी रिएक्शन करनी है NO के साथ रिएक्शन करता है तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद हमारा जो ख पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का जो ख पार्ट है उसमें डी ग्लूकोज की संरचना सूत्र और इसका आईपीसी नाम लिखना है और कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड उपस्थित होता है। तो जो ख पार्ट है ये ग्लूकोज की संरचना है, डी ग्लूकोज संरचना है और ग्लूकोज जो है जब एसियन, तो आप इसका आईपीसी नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 पे आपके एल्कोहल उपस्थित है। तो 2 3 4 5 6 ये 5 हो गए पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। आप जानते हो जब ये एल्डिहाइड यानी कि जो आपका ग्रुप है ये HCN से रिएक्ट करता है तो यहां से आपका क्या होता है, ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। तो H यहां पर जुड़ता है बॉन्ड टूटने के बाद में OH और CN और उसके बाद में ये। तो हम देखते हैं कि यहां से ये जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। और भी अभिक्रियाएं हैं, आप दूसरी अभिक्रियाओं को भी लिख सकते हो। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका जो अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण, ज्यूइटर आयन और प्रोटीन के उपयोग। तो अब सबसे प्रोटीन के जो विकृतीकरण होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं? प्रोटीन ऊष्मा तथा रासायनों से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन को गर्म करने पर अथवा रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। ये विकृत और स्कंदित होकर एविले हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ज्यूइटर आयन किसे कहते हैं? एमिनो अम्ल के गुण संतृप्त एमिनो अम्लों व संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में इसके लवण से अधिक समानता रखते हैं। आंतरिक क्रिया से बना लवण 2 ध्रुव होते हैं, अतः इसे द्विध्रुवी आयन या ज्यूइटर आयन कहते हैं।
जो थर्ड पार्ट है वो प्रोटीन के उपयोग लिखने हैं। प्रोटीन के उपयोग है नंबर फर्स्ट, ये मांसपेशियों व इम्यून सिस्टम को मजबूती देते हैं। शरीर का 18 से 20% भाग प्रोटीन के कारण ही होता है। हड्डी के चयापचय में मदद करते हैं, बालों को झड़ने से रोकते हैं, त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा और भी उपयोग होते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो फर्स्ट पार्ट है के, उसमें बेंजोडाइड की संरचना लिखनी है और उसके बाद में उसकी NH2 हाइड्रोजन टॉलन अभिकर्मक और NaOH के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो बेंजल्डिहाइड जो होती है ये उसका आपका संरचना सूत्र होता है, CHO ग्रुप होता है इसके अंदर। उसके बाद में जब बेंजल्डिहाइड NaOH से रिएक्ट करता है तो आपका जो बनता है वो बनता है NaOH से रिएक्ट करने के बाद में CH2OH और यहां पर COONA। उसके बाद में जब ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से ये H2 निकल जाता है और आपका बन जाता है C6H5 CH डबल बॉन्ड N और NH2। ये जो NH3 है हम इसे डबल बॉन्ड N इंटू NH3 लिखते हैं, NH2 लिखते हैं। उसके बाद में इसकी जो रिएक्शन है वो टॉलन रिएजेंट के साथ है। जब टॉलन रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करता है, टॉलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है, तो Ag निकल जाता है रजत दर्पण और आपको C6H5COOH, ये आपका रजत दर्पण है। उसके बाद है हमारा इसमें अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है एसिटाल्डिहाइड के आईपीसी नाम और उसकी ये अभिक्रियाएं हैं, 4 अभिक्रियाएं हैं, इनके साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO होता है जिसका आईपीसी नेम होता है एथेनल, और इसकी जब NaSO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो ये बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड आप हो जाता है CH3COH और SO3Na। और जब एसिटाल्डिहाइड NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो आपके बनते हैं ये। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड जब आयोडीन से रिएक्ट करता था H2 निकल जाता है आपका और आपका बन जाता है CH3CHNH NH2। उसके बाद एसियन से रिएक्ट करता है तो योगात्मक अभिक्रिया देता है, ये बॉन्ड टूटता है CH3C और H और OH और CN, ये अभिक्रिया होती है। उसके बाद जो ख पार्ट है, ख पार्ट दिया हुआ है 7th का, क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोमेथेन के क्लोरोएथेन के Cl परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होता है और क्लोरोबेंजीन की Cl2 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। तो क्लोरोबेंजीन नाभिक के कार्बन से अधिक आकर्षण से बंधा होने के कारण, क्लोरोबेंजीन नाभिक के जो कार्बन होता है उससे अधिक आकर्षण से बंधा होता है, जिस और सामान्य अवस्थाओं में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से प्रतिस्थापित नहीं होता है, अतः बहुत कम क्रियाशील होता है। जबकि CH3CH2Cl में CCl बंध में कार्बन sp3 संकृत होता है, जिसके कारण यह अनुनाद का गुण व्यक्त नहीं करता। और हमें क्लोरोबेंजीन की Cl2 सिलेक्ट करोगे तो ये ऑर्थो और पैरादैसिक प्रभाव व्यक्त करता है, तो एक Cl यहां पर और एक यहां पर जुड़ता है और HCl आपको निकल जाता है, डाइक्लोरोबेंजीन आपका बनता है। और जब H2SO4 से आप रिएक्ट करोगे तो H2SO4 से H2 निकलता है और SO3H आपका ऑर्थो और पैरा पर ये जुड़ जाता है, तो आपका बन जाता है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। उसके बाद में हमारा जो दिया हुआ है अथवा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख रही है। हेलोएरिन में इलेक्ट्रोरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के उपयोग। तो आप देखते हो हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। हेलोएरिन में अनुनाद के कारण कार्बन पर आवेश अधिक उत्पन्न नहीं हो पाता, अतः विशेष परिस्थितियों में ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं। तो वही अभिक्रिया होती है आपकी हेलोएरिन में इलेक्ट्रोरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये है, एरिल हैलाइड ये है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्किल एरिन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां से आपका 2NaCl निकल जाता है और बन जाता है C6H5CH3, मेथिल ग्रुप आ जाता है। उसके बाद में हमारा दिया हुआ है ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के उपयोग।
एक हैलोजन यौगिक में मौजूद हैलोजन परमाणुओं की संख्या निर्धारित करने में। इसका उपयोग कुछ कार्बन कार्बन और कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड के गठन के लिए, कुछ ट्राइसलिग्लिसरॉल के रासायनिक विश्लेषण के साथ साथ कई क्रॉस युग्मन प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी उपयोग होते हैं जिन्हें आप कर सकते हो। तो ये जो आपका परीक्षा में जो पेपर आया था उसका पूरा सॉल्यूशन है, आप देखें और अपने अंकों का आकलन करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।